नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर है और मेरा नाम है अंकित त्यागी। 3 बड़ी प्रमुख खबरें जिन पर आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको लेटेस्ट बताएंगे, अतीक और अशरफ मर्डर में जो आरोपी थे उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस पूरी घटना पर कई सवाल उठ रहे हैं। काफी महंगे हथियारों से उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। अब ये बड़े गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इनके पास ये हथियार कहां से आए। इन तीनों के पीछे क्या कोई बड़ी सुनियोजित साजिश इन तीनों को आगे करके की गई है, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर नवी मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र भूषण समारोह जो था, उसमें कड़ी गर्मी की वजह से 12 लोगों की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। क्यों नहीं किए गए थे धूप से बचने के इंतजाम? जब इतनी गर्मी में लोगों को मेहमान की तरह बुलाया गया था, तो ऐसी मेहमान नवाजी नेताओं ने क्यों की, इस पर सवाल उठाएंगे। और फिर बात करेंगे ब्लिंकिट में डिलीवरी पार्टनर्स क्यों हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे आपके घर में आजकल दौड़ के जो सामान पहुंचाते हैं लोग, वो क्यों इस वक्त परेशान हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अतीक और अशरफ हत्या जो हुई थी उसको लेकर, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। अतीक और अशरफ मर्डर केस में तीनों आरोपियों को प्रयागराज की नैनी जेल से प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस को इनपुट ऐसा मिला था कि तीनों पर जो नैनी जेल है वहां पर हमला हो सकता है। तीनों आरोपी अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं अतीक और अशरफ के हत्या की जांच के लिए प्रयागराज पुलिस ने कमिश्नर जो है वहां के, उन्होंने एक एसआईटी भी बना दी है। अब एसआईटी में 3 सदस्य हैं, जिसको एडिशनल सीपी क्राइम सतीश चंद्रा जो हैं वो इसको नेतृत्व करेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई अलग अलग तरीके के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। जो तीनों आरोपी हैं, सनी, अरुण और लवलेश तिवारी, इनको अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने के बाद अब शिफ्ट कर दिया गया है जेल से। लेकिन एक बात जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि क्या इन तीनों के पीछे कोई बड़ी साजिश थी, कोई बड़ा खिलाड़ी था जो इन तीनों को आगे रखकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। ये क्यों कहा जा रहा है? तीनों बिल्कुल अलग अलग जगहों से आते हैं। गरीब परिवार से तीनों आरोपी जो हैं वो आते हैं। ये जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल करे हैं वो काफी महंगे हथियार हैं। जरा मैं पहले आपको इन हथियारों के बारे में थोड़ा जरा बता देता हूं कि क्या हथियारों का इस्तेमाल किया गया था अतीक और अशरफ को मारने के लिए। वो 3 हथियार कौन से थे जिनका इस्तेमाल किया गया? इसमें एक हथियार था जिग्ना 9mm पिस्टल। ये तुर्की में बनाई जाती है, और तुर्की में बनाने जो बंदूक बनाई जाती है, तो ये बाहर से इंपोर्टेड हथियार को इस्तेमाल किया गया। एक बटन फर्स्ट फायर का होता है, और एक बटन इसमें 15 राउंड जो हैं वो ये बंदूक के अंदर रखे जा सकते हैं। 350 मीटर इसकी रेंज होती है, और इसकी जो कीमत है वो कीमत है करीब 6 से 7 लाख रुपए। भारत में ये जो पिस्तौल है इसको बैन किया गया है। इस पिस्तौल को आप आसानी से नहीं मिल सकती आपको ये कहीं ना कहीं स्मगलिंग से पिस्तौल जो जितने भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं, अपराधी जो इस्तेमाल करते हैं, स्मगलिंग से आती है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी इस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ था। 6 से 7 लाख रुपए वाली हथियार इन लोगों के पास कहां से आई, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं दूसरे हथियार की, जो है गिरसन 9mm पिस्टल। यह भी इस्तेमाल की गई थी। तुर्की से यह सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जो है तुर्की में बनाई जाती है। एक साथ 15 राउंड फायर कर सकती है। इसकी रेंज करीब 50 मीटर की होती है, और इसकी कीमत करीब 50,000 रुपए की है। उसके साथ साथ जो तीसरा हथियार इन लोगों के पास था वो था .32 यानी कि 32 बोर का एक और पिस्तौल इनके पास थी। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी ये। 7 से 20 राउंड ये फायर कर सकती है, और इसकी रेंज जो होती है वो 5 मीटर तक की होती है। कीमत 40 से 50,000। तो अगर इसका आप अंदाजा लगा के देखें तो करीब 8-9 लाख रुपए के हथियार ये जो 3 बदमाश थे, और तीनों बिल्कुल अलग अलग जगह के, ऐसे नहीं कि ये तीनों किसी एक गिरोह से जुड़े हुए हैं। इन्हें इकट्ठा किसने किया,
कैसे ये पूरी प्लानिंग की गई, किसने पैसा दिया कि ये हथियार खरीद सके और इनका इस्तेमाल अतीक पर हमला करने के लिए वो ले सके। एक कैमरा आईडी, माइक, ये इन सब चीजों का भी इस्तेमाल किया गया। पूरी सुनियोजित ये पूरी साजिश थी। कौन इनके पीछे है, कहां से ये हथियार इनके पास आए और किस तरीके से इन तीनों को इकट्ठा किया गया, ये अब बड़े सवाल है। तीनों आरोपी गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। परिवार अब ये कह रहा है कि देखिए हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये महंगे और खास हथियारों का इस्तेमाल ये सवाल जरूर उठाता है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद ये महंगे हथियार इन अपराधियों के पास कहां से आए। और सवाल अब यह भी उठता है कि क्या इस घटना का प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी, क्योंकि बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 28 मार्च 2022 को अतीक अहमद के भाई अशरफ ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी और बिल्कुल जो घटनाक्रम उन्होंने बताया था कि ऐसा हो सकता है हमें जेल से बाहर निकाला जाए और उसके बाद हमारी हत्या करा दी जाए, ये बात उन्होंने बहुत दिन पहले यानी कि 28 मार्च 2022 को कही थी। और उसके बाद चंद दिनों के अंदर अंदर जो उसने कहा था, जैसा उसने कहा था उसके साथ वैसा ही हुआ। तो क्या किसी ने इनको बताया था कि इनके साथ ऐसा होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। पहले आपको सुनवाते हैं कि अशरफ ने अपनी मौत को लेकर क्या कहा था। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। हाँ, किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। अच्छा, धमकी दी है? क्या धमकी दी है, एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे और बिल्कुल ऐसा ही इन दोनों के साथ हुआ, दोनों भाइयों के साथ। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। सौरभ, जो बात कही थी वो भी बिल्कुल वैसी ही सच हुई और अब ये जो सवाल उठ रहे हैं कि वो लिफाफे की बात कर रहे थे, एक चिट्ठी की बात कर रहे थे, उस चिट्ठी में किसका नाम और ये आरोपियों के पास हथियार कहां से आए, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, इस पूरे मामले में नई अपडेट यही है, जैसे कि आपने जो सुनवाई जो उस वक्त 28 तारीख को कही अशरफ ने, एक लिफाफा अशरफ ने के पास था। 3 ऐसे लिफाफे हैं जिसमें तारीख लिखी है, जिसमें एक पत्र लिखा है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 3 पत्र अशरफ और अतीक के मुताबिक, जो उनके वकील साहब कह रहे हैं, उन्होंने हमें एनडीटीवी को इंटरव्यू भी दिया और कहा भी है कि अतीक और अशरफ ने उनको बताया कि उन्होंने काफ़ी कुछ नाम लिखे हैं, उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स हैं, उनके एफिलिएशंस के डिटेल्स हैं, क्योंकि कुछ बड़े नाम अब तक जांच में सामने आने वाले थे। और वो लिफाफा और उन्होंने जिस हत्या की आशंका की बात कर रहे थे, जिस अधिकारी ने उनको धमकी दी थी कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, उसका नाम भी लिखा है। और वो लिफाफा कहा था कि हत्या अगर हो जाती है तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री के पास वो बंद लिफाफा पहुंचा दिया जाए। वकील को कह रहे हैं कि एग्जैक्ट कंटेंट क्या है, उसमें अंदर किसके नाम है, किस अधिकारी ने हत्या की धमकी दी, उसका नाम अशरफ ने नहीं बताया था, लेकिन इस पत्र का जिक्र ज़रूर किया था। तो अब पत्र सीजीआई तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है वो देखना पड़ेगा। वो कुरियर कौन कर रहा है ये अभी वकील बता नहीं रहे हैं, बहुत बच के उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है हमें। अब आपने बात करी कि ये पिस्टल कहाँ से आई। देखिए, इनके ऊपर ये तीनों, जो खासकर इसमें जो सनी सिंह है वो किंग पिन है इस पूरे घटनाक्रम का। जो पूरा ये हमला हुआ उसका किंग पिन सनी सिंह है। सुंदर भाटी जो बड़ा गैंगस्टर है, उससे इसका एफिलिएशन है। हमीरपुर जेल में सुंदर भाटी इसके साथ था और वहीं पर इसकी बातचीत उससे हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि मेरठ के गैंगस्टर से इन्होंने ये पिस्टल ली, लेकिन पैसे कहाँ से आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से नहीं है, कोई इनके पास अच्छी वाइट कॉलर जॉब नहीं है। वो करते क्या था, देखिए वैसे एक बात सामने आई कि जो सनी सिंह है उस पर 14 मुकदमे हैं, जिसमें जो ड्रग्स इधर से उधर पहुंचाने का काम है, ड्रग्स सप्लाई की धारा भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर की भी धारा है, और अवैध हथियार रखने की भी धारा है, पुलिस पर हमला करने की धारा है। तो पैसे हो सकता है आए हों, क्या इसमें कोई पीछे गैंग है, ये अभी पूछताछ में पता चलेगा। अभी सिर्फ
24 घंटे पूछताछ की है पुलिस ने, क्योंकि अभी तीनों को आपने बताया प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया है। नैनी जेल में इनकी जान को खतरा था। अली जो बेटा है आतिक का, वो नैनी जेल में बंद है। उसके 2 बेटे यहाँ बाल सुधार गृह में, कई गुर्गे जेल में हैं, तो उस पर हमला हो सकता था, इसलिए उनको प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया है। पुलिस हो सकता है कि 1-2 दिन में रिमांड ले और पूछताछ करे। कुछ जानकारियां हैं लेकिन उन्हें पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन अंकित, एक बात बहुत जरूरी है समझना और समझाना कि कल पुलिस ने के सूत्रों से खबर आ गई कि वो माफिया डॉन बनना चाहते थे, तो केस तो वहीं खत्म हो जाता है ना। ऑन रिकॉर्ड तो पुलिस ने कुछ अभी तक नहीं कहा है कि वो मोटिव क्या था। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जब सरेंडर किया तो उन्होंने धार्मिक नारे क्यों लगाए, धार्मिक नारे लगाने के पीछे उनका क्या मकसद था। तो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक ना हमें मिले हैं, ना पुलिस आकर के सामने कुछ भी सामने से कह रही है। बिल्कुल, और इस चुप्पी की वजह से कई और सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और सौरभ कोशिश कर रहे हैं कि उन सवालों के जवाब कम से कम ढूंढे जरूर जाएं हमारी तहकीकात में। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। जालौन में एक दिल दहला देने वाली घटना इस वक्त सामने आ रही है, जहां परीक्षा देकर घर आ रही एक छात्रा को बाइक पर सवार 2 युवकों ने दिन दहाड़े गोली मारकर, चौराहे में गोली मार के उसकी हत्या कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर जो है वो तमंचा मौके पर छोड़कर भाग गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच हो रही है। साथ ही बाइक सवार युवकों की तलाश भी की जा रही है। वहीं बदमाशों ने इस घटना को सिर्फ थाने से 200 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश की जो विख्यात कानून व्यवस्था की बात हो रही है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने दोबारा 2021 में चुनाव जीता था, एक एक करके इन घटनाओं से कैसे उसकी कलई खुल रही है, ये रोज की इन घटनाओं से अब सामने आ रहा है। तो एक और क्राइम की घटना उत्तर प्रदेश में, वहीं एक बड़ी दुखद घटना महाराष्ट्र के नवी मुंबई से सामने आई। ये देख रहे हैं हजारों लोग बैठे हुए हैं। ये लोग मेहमान हैं, एक राजनीतिक कार्यक्रम में, एक सरकारी कार्यक्रम के मेहमान हैं ये लोग। और वहां पर जिन लोगों ने इनको बुलाया है मेहमानों को, वो जरा आपको मेजबान जो हैं पहले उनको दिखाते हैं। तो ये तो मेहमान बैठे हुए हैं धूप के अंदर, खुले आसमान के नीचे, ये सारे मेहमान बैठे हुए हैं। अब जरा दूसरा आपको शॉट दिखाएंगे, तो ये जो नेता आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जरा नेताओं का वो शॉट दिखाइए जिसमें स्टेज का जो शॉट दिखाई पड़ रहा है। तो स्टेज का जो शॉट अभी आपको दिखाते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि जो मेजबान है, यानी कि ये तो मैंने दोबारा से वही आ गया शॉट, हम कोशिश करते हैं आपको दोबारा से वो दिखाने की। तो मेहमानों को तो धूप में बैठाया जाता है, और मेहमानों को धूप में बैठाकर खुद कैसे छाया में बढ़िया कार्यक्रम, ये देखिए। अब इसमें आपको महाराष्ट्र के नेताओं की तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है, मुख्यमंत्री की तस्वीर है, और बड़े सारे नेताओं की, देवेंद्र फडणवीस साहब की तस्वीर है। खुद वो छाया में एसी वेसी लगाकर आराम से बैठे हुए थे। इसका क्या हुआ, मेजबानों ने जिनको बुलाया, मेहमानों का क्या हुआ, वो बताता हूं आपको। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम था, महाराष्ट्र भूषण समारोह। इसमें अमित शाह भी अतिथि थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे, और कई सारे बड़े बड़े नेता भी थे। ये महाराष्ट्र भूषण समारोह जो है, उसके दौरान कड़ी धूप में बैठने के कारण 12 लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी भीषण गर्मी के बीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, बड़ी संख्या में लोगों को वहां बुलाया गया, पर उन्हें धूप में खुले में बैठा दिया गया। उनके लिए जो इंतजाम थे वो नाकाफी थे। धूप से बचने के इंतजाम जो थे वो नाकाफी थे। जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो मुख्यमंत्री जी अस्पताल पहुंचे, दुख व्यक्त करने के लिए लोगों से मिले। यहां पर कुछ लोगों ने कार्यक्रम, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं दत्तात्रेय नारायण को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित जो भूषण सम्मान है, उसको देने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे, बड़े नेता मौजूद थे। उसके बावजूद इंतजाम किस तरीके के थे, वो इन लोगों ने, 12 लोगों ने तो कम से कम अपनी जान से हाथ धोके उन इंतजामों की कम से कम पोल जरूर खोली। हमारी सहयोगी पूजा भी वहां पहुंची, जहां पर यह पूरा कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने क्या देखा, आपको जरा वो बताते हैं।
यहाँ पर हम उसी ग्राउंड पर हैं, एक बार आपको हम दिखा दें, पीछे आप देखें स्टेज यहाँ पर है और 125 हेक्टेयर की ये जमीन, मतलब करीब करीब 300 एकड़ की ये जमीन है। आप पूरा ये ग्राउंड देखें, कितना बड़ा ये ग्राउंड है और आसपास आप देखें ये पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल हवा है वो बहुत ही गर्म हवा चल रही है। यहाँ पे हमारे लिए भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो आप समझें कि 5 से 6 घंटे तक लोग यहाँ पर बिल्कुल खुले में, कोई शेड नहीं था, किसी तरह का आसपास शेल्टर आप देखें नहीं था, तो वहां पर 5 से 6 घंटे लोग इसी ग्राउंड पर बैठे रहे। और जिस एम्बुलेंस की बात हो रही है 20 से 25 बताया जा रहा है, ये भी आधिकारिक आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि किस संख्या में एम्बुलेंसेस की यहाँ पर तैनाती थी। तो अगर किनारों में अगर एम्बुलेंस की तैनाती थी तो वहां तक चलकर जाना, क्योंकि 6 घंटे तक बैठने के बाद उस भीड़ में, पानी के टैंकर के पास बताया जाता है कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो उस भीड़ में खड़े रहना, उस भीड़ को छोड़कर निकलना और निकलने का यहाँ पर गेट की भी जो तैयारी थी, बताया जाता है कि उस संख्या में उतने गेट निकलने के लिए लोगों को निकलने में मुश्किल हो रही थी। तो उस समय वहां पर चक्कर खाकर बहुत बड़ी संख्या में लोग गिरे और एम्बुलेंस से उनको अलग अलग अस्पतालों में, 5 से 6 अस्पतालों में ले जाया गया। सुरेश दास हैं, यहाँ के स्ट्रिंगर हैं, कार्यक्रम के दौरान थे, इनसे भी तरह हम पूछते हैं। सुरेश जी, आपने कल ग्राउंड पे क्या देखा था? यहाँ पे पहले ही आके उनके जो अनुयायी है, जो आपस में धर्माधिकारी को जो मानने वाले लोग के भक्त है, वो महाराष्ट्र के अलावा बाहर से भी आए हुए थे और वो आने के बाद यहाँ पर लगभग एक दिन पहले ही यहाँ पर आके सब ये जाली के पास यहाँ बैठे हुए थे। और इसके बाद व्यवस्था थी यहाँ पर, यहाँ पर व्यवस्था अगर शासन की तरफ से देखने जाएगा तो फायर ब्रिगेड, यहाँ पर पानी का सब रखा हुआ था, लेकिन उनके पास पहुंचे कैसा, सवाल ये उनके पास पहुंचे कैसा, ये सब साइड में रखा हुआ था, पहुंचे कैसा। तो 4 एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा 4 महापालिका का जिम्मेदार दिया गया था। महीनों से यहाँ करीब 400 से 500 अधिकारी लगे हुए थे। सब होने के बाद भी यहाँ पर इतने बड़े हादसा हुआ। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जो विपक्ष है उसने जमकर निशाना साधा। क्या कहा ये भी बताते हैं। नाही, चौकशी करतील की नाही कल्पना नाही, कारण जर का तुम्ही आपण जे आता म्हणालात त्याप्रमाणे अमित शहानंच जर जायचं होतं म्हणून हा कार्यक्रम भर दुपारी घेतला गेला असेल तर चौकशी कोण कोणाची करणार। परंतु निरपराध जीव गेलेले आहेत, उगाचच हा एक चांगला कार्यक्रम आणि आपल्याला सर्वांना अभिमान आहे। आप्पासाहेब धर्माधिकारी कुटुंबीय, त्यांचं एकूण घराण्याची परंपरा, त्या कार्यक्रमाला केवळ तुम्ही आपण जे सांगताय त्याप्रमाणे अमित शहाना वेळ नव्हता म्हणून दुपारची वेळ घेतली गेली असेल तर खरंच विचित्र प्रकार। ये जो घटना हुई उसमें मेरे ख्याल से अभी तक 11 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत बड़ा यहाँ हादसा हुआ है और बहुत से पेशेंट एडमिट किए हैं हॉस्पिटल में, उनके ऊपर उपचार चालू है। ऐसी घटना न होने के लिए जो खबरदारी लेनी चाहिए थी वो ली है या नहीं ली है, उसकी पूछताछ होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। ये जो पूरी घटना हुई है, इसको जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं, इस घटना को, जो 12 लोगों की मौत हुई खारघर में, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये क्या फिनोमिना है, क्या इस चीज को इससे बचने के लिए आप कर सकते हैं और क्यों इससे लोगों की इस तरीके की मौत हुई, उस पर जरा थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं। क्या होता है वेट बल्ब टेम्परेचर? अधिकतम तापमान और नमी के स्तर से मिलकर बनता है वेट बल्ब टेम्परेचर। 32 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर में रहना असहनीय हो जाता है, यानी कि अगर नमी बहुत ज्यादा है और तापमान भी बहुत ज्यादा है तो उससे, अगर 32 डिग्री का जो दोनों का मिलकर जो बन रहा है स्तर, 32 डिग्री का जो स्तर अगर है तो वो टेम्परेचर, वो रहना असहनीय हो जाता है। तापमान इससे ऊपर जाने पर पसीना जो है वो वाष्पीकृत होने में समस्या उसमें आती है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और हाइपरथर्मिया की स्थिति आ जाती है। ये वो स्थिति है जिसमें शरीर जितनी गर्मी छोड़ सकता है उससे ज्यादा गर्मी पैदा कर रहा है। ये स्थिति काफी खतरनाक होती है और इसकी वजह से जो 12 लोग हैं उनकी ये महाराष्ट्र में मौत हुई। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंदर पानी की जो पर्याप्त मात्रा है वो बनाए रखिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप बाहर जाए, धूप बहुत ज्यादा हो और नमी भी बहुत ज्यादा हो तो बाहर जाने से बचिए। तो जो अक्सर जो समय 12 बजे के आसपास, 12 बजे से 3 बजे का होता है, वो ऐसा समय होता है जब ये टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तो तब घर से बाहर निकलने से जितना बच सकते हैं बचिए, क्योंकि उससे खतरे काफी पैदा होते हैं। छोटा सा एक ब्रेक इस वक्त ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके बताएंगे कि क्यों
जो लोग गर्मी सर्दी बारिश में दौड़कर आपके घर में चीजें पहुंचाते हैं, ब्लिंकिट एक कंपनी के जो कर्मचारी हैं, वो डिलीवरी बॉयज क्यों परेशान हैं, क्यों इस वक्त वो हड़ताल पर बैठे हैं? दिल्ली एनसीआर में ब्लिंकिट के ग्राहकों को इन दिनों ऑर्डर प्लेस करने में खासी परेशानी आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके कुछ डिलीवरी एजेंट्स जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं। डिलीवरी पार्टनर्स जो पेमेंट स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव का विरोध कर रहे हैं। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का कहना है कि पहले उन्हें हर ऑर्डर के 50 रुपए मिलते थे, लेकिन पिछले साल कंपनी ने इसे घटाकर 25 रुपए कर दिया। अब दूरी के आधार पर इसे 15 रुपए कर दिया गया है। कंपनी का इस पर कहना है कि ऐप पर सामानों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है, तो जो ग्राहक हैं वो भी बढ़ेंगे, और ग्राहक बढ़ेंगे तो इससे ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे, जिससे डिलीवरी एजेंट्स की भी कमाई अधिक होगी। तो इस वजह से अगर आप ब्लिंकिट पे आजकल अगर मैं थोड़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ यही है कि अभी कंपनी और एजेंट्स के बीच में सहमति बन नहीं पाई। चलिए, आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम 7 बजे। तब तक बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।